बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे की बायोग्राफी। तो इस लेक्चर के अंदर हम अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे की बायोग्राफी करेंगे। तो साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि इस लेक्चर के अंदर हम इनकी एजुकेशन पर बात करेंगे, इनके लिटरेरी करियर को देखेंगे, इनके मेजर वर्क्स को देखेंगे, इनके राइटिंग स्टाइल को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे कौन थे। अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और जर्नलिस्ट भी थे। हेमिंग्वे को उनके संजीदा और कम अल्फाज वाले यूनिक राइटिंग स्टाइल की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था, जिसने 20वीं सेंचुरी के राइटर्स को बहुत मुतासिर किया अपने काम से। हेमिंग्वे की बर्थ 21 जुलाई 1899 को ओक पार्क, इलिनॉइस, अमेरिका के अंदर हुई। उनकी लाइफ बहुत सारे एडवेंचर्स और ट्रेजेडी से भरपूर थी और बहुत सारे खतरात उनकी लाइफ के अंदर शामिल थे, जो उनकी राइटिंग्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी बने। आपके फादर एक डॉक्टर थे और आपकी मदर एक म्यूजिशियन थी। क्लैरेंस एडमंड हेमिंग्वे आपके फादर का नाम था और ग्रेस हॉल हेमिंग्वे आपकी मदर का नाम था। अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे इनके पहले बेटे थे। अब हम देखते हैं उनकी एजुकेशन को। हेमिंग्वे ने पब्लिक स्कूल से अपनी स्टडीज़ का आगाज़ किया था और हाई स्कूल के टाइम से उनको लिखने का शौक़ पैदा हो गया और उनके बचपन के वो हिस्से जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट थे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, यादगार थे, वो अपर मिशिगन के अंदर वैलून लेक पर अपनी फैमिली के साथ गुजारे गए समर्स थे। हेमिंग्वे ने ओक पार्क और रिवर फॉरेस्ट हाई स्कूल से उन्होंने तालीम हासिल की 1930s से 1970s तक, और इसी स्कूल से उनका लगाव जर्नलिज्म की तरफ भी हो गया। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि इस स्कूल के अंदर एक ट्रैपिस्ट नाम का न्यूज़पेपर पब्लिश होता था, जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट भी जर्नलिज्म की तरफ हो गया। 1970s में हाई स्कूल के बाद हेमिंग्वे ने कॉलेज में एडमिशन लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लिया, बल्कि कंसास सिटी में चले गए, जहाँ पर उन्हें स्टार के लिए एक रिपोर्टर के तौर पर जॉब मिल गई थी। अगर देखा जाए तो हेमिंग्वे को फ़ौज में जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और इस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी। हेमिंग्वे का ये इंटरेस्ट बहुत ही शिद्दत इख्तियार कर चुका था और वो चाहते थे कि उनको मिलिट्री फोर्स के लिए चुन लिया जाए। उन्होंने बार बार अप्लाई किया, मगर हेमिंग्वे को बार बार मिलिट्री सर्विस के लिए रिजेक्ट कर दिया जाता था, क्योंकि उनकी आंख में कुछ कमी थी, कुछ प्रॉब्लम था उनकी आंख में। उनकी आईसाइट जो थी वो पुअर कंडीशन में थी, जिसकी वजह से उनको बार बार रिजेक्ट किया जाता था। लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते रहे कि उनको मिलिट्री फोर्स के लिए चूज़ कर लिया जाए, सेलेक्ट कर लिया जाए। इस तरह उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, लेकिन वहाँ पर इस टाइम पर एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था अमेरिकन रेड क्रॉस। अमेरिकन रेड क्रॉस क्या था? अमेरिकन रेड क्रॉस एक ऑर्गेनाइजेशन थी और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या था? इसका काम ये था कि वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जो सोल्जर्स ज़ख्मी हो जाते थे तो उनको रेस्क्यू करना इसका काम था। हेमिंग्वे को अमेरिकन रेड क्रॉस के लिए एक एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर जॉब मिल ही गई। 8 जुलाई 1980s को जब हेमिंग्वे की एज 19 ईयर्स की भी नहीं थी, उन्हें एक बार शदीद ज़ख्मी कर दिया गया, मगर फिर भी उनका काम बहुत ही काबिल तारीफ था। उन्होंने बहुत अच्छे से सोल्जर्स की खिदमत की और उनको हॉस्पिटल्स तक ले जाया करते थे। हेमिंग्वे को उनके अच्छे काम की वजह से उनको इटालियन सिल्वर मेडल ऑफ ब्रेवरी भी दिया गया था। जब हेमिंग्वे को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया गया, जब वो हॉस्पिटल में गए तो उन्हें एक रेड क्रॉस नर्स थी वहाँ पर, तो उनसे उनको मोहब्बत हो गई, लेकिन उन्होंने हेमिंग्वे से शादी करने से इनकार कर दिया। ये वक्त उनकी लाइफ का सबसे बुरा वक्त था, जो वो कभी भी भूल नहीं सकते थे, क्योंकि वो उस नर्स से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगे थे। तो उस नर्स ने उसे शादी करने से इनकार कर दिया। अपने घर पर सेहतयाब होने के बाद हेमिंग्वे ने राइटिंग्स की कोशिशें दोबारा से स्टार्ट कर दी और कुछ टाइम के लिए उन्होंने शिकागो में तरह तरह की जॉब्स भी की और 1990s में वो टोरंटो के लिए निकल गए। उन्होंने वहाँ पर एज अ फ्रीलांसर स्टाफ राइटर के तौर पर भी काम किया और फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर भी काम किया। पेरिस के अंदर अमेरिकन राइटर्स एफ स्कॉट फिट्जगेरल्ड एंड गर्ट्रूड स्टेन, एज़रा पॉन्ड के मशवरे और इनकरेज करने से उन्होंने नॉन जर्नलिस्टिक वर्क को प्रिंट में देखना स्टार्ट कर ही दिया। उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर 4 शादियां की। उनकी एक बीवी का नाम हेडले रिचर्डसन था, पॉलिन पेफेर था, मार्था गैलबर्न था और मैरी वेल्च
हेमिंग्वे उनकी वाइफ थी। ये 4 बीवियां थी उनकी। तो अब हम देखते हैं उनके मेजर वर्क्स को। उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे नॉवेल्स लिखे, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी। द सन आल्सो राइजेस, ये उनका फर्स्ट मेजर नॉवल था हेमिंग्वे का, जो पब्लिश हुआ था 1926 के अंदर। और ये नॉवल कैप्चर करता है मूड्स को, फीलिंग्स को और एटीट्यूड को। फॉर होम द बेल टोल्स, ये नॉवल 1940s के अंदर पब्लिश हुआ। और ये स्टोरी बताता है रॉबर्ट जॉर्डन की, जो एक यंग वॉलंटियर थे। अ फेयरवेल टू आर्म्स, ये नॉवल 30 ईयर्स की एज में लिखा गया था और इसे वर्ल्ड वॉर 1 से निकली सबसे अच्छा अमेरिकन नॉवल कंसीडर किया जाता था। बिकॉज इस नॉवल के अंदर वार के दौरान की स्टोरी को दिखाया जाता है और किसी हद तक ये उनकी अपनी लाइफ की एक्सपीरियंसेस पर भी बेस्ड है। और ये भी बताता है कि कैसे जंग के दौरान लोगों की लाइफ मुतासिर हुई और किस तरह से ने मुश्किलात का सामना किया। इसके अलावा टू हैव नॉट हैव, मूवेबल फीस्ट, द ओल्ड मैन एंड द सी, जो 1950s के अंदर पब्लिश हुआ। ये कुछ मोस्ट फेमस नॉवेल्स थे जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताए। और उनकी कुछ फेमस बुक्स थी शॉर्ट स्टोरीज पर। शॉर्ट स्टोरीज की कुछ बुक्स थी, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द स्नोज ऑफ किलिमंजारो, हिल्स लाइक वाइट एलिफेंट्स, 3 स्टोरीज एंड 10 पोइम्स, ये 1923 के अंदर ये भी एक कलेक्शन थी। मैन विदाउट वुमेन 1927 के अंदर, विनर टेक नथिंग 1933 के अंदर। तो ये थे कुछ उनके मेजर वर्क्स। तो अब हम देखते हैं उनके राइटिंग स्टाइल को। अगर हम अर्नेस्ट हेमिंग्वे के राइटिंग स्टाइल की बात करें तो उनके राइटिंग स्टाइल में सिंप्लिसिटी, ब्रेविटी और डायरेक्टनेस नज़र आती है। बहुत सारे की एलिमेंट्स हेमिंग्वे के अंदाज की यूनिकनेस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनकी राइटिंग्स में क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी नज़र आती है और हेमिंग्वे का प्रोज अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड और अनएडोन्ड स्टाइल की वजह से बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। एक ख़ास बात ये थी कि वो कभी भी अननेसेसरी वर्ड्स को यूज़ नहीं करते थे। अननेसेसरी वर्ड्स और कम्प्लेक्सिटी से वो ग्रेज करते थे, जिनका मकसद ये था कि क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी हो उनके वर्क के अंदर। और ये एक मिनिमलिस्टिक अप्रोच है जो रीडर्स को स्टोरी के एसेंस पर फोकस करने की इजाज़त देती है। इसके अलावा वो शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज़ करते थे। अक्सर हेमिंग्वे बहुत ही शॉर्ट और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते थे जो फौरी और असर का एहसास दिलाते थे, यानी कि जो पढ़ने वाला है वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाता था। स्पार्स डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया है उन्होंने। वो लेंथी डिस्क्रिप्शन की बजाय कंसाइज लैंग्वेज का यूज़ करते थे और सिलेक्टिव डिटेल्स बताते थे। वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते थे, जस्ट सिलेक्टिव डिटेल्स बताते थे जो रीडर्स पर इसका मकसद ये था कि वो रीडर्स पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, उन पर ट्रस्ट करते हैं कि वो अपने इमेजिनेशन से इस गैप को खुद ही फिल कर लेंगे। आइसबर्ग थ्योरी का मतलब ये है कि स्टोरी की ज़्यादातर गहराई सतह के नीचे होती है। मतलब उसके डीप मीनिंग्स को समझने के लिए उसको अच्छी तरह से उसको स्टडी करना पड़ता है और उसको एनालाइज करना पड़ता है। डायलॉग एज नरेटिव का यूज़ किया है उन्होंने। हेमिंग्वे के डायलॉग्स उनकी दास्तानों के क्रूशल कंपोनेंट्स हैं और डायलॉग्स के थ्रू कैरेक्टर्स खुद को रिवील करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं और अपने बारे में खुद बताते हैं और प्लॉट के इम्पोर्टेंट पॉइंट सामने आते हैं इससे। इसके अलावा सिंबोलिज्म एंड सबटेक्स्ट का यूज़ किया गया है। हेमिंग्वे अक्सर सिंबोलिज्म और सबटेक्स्ट को यूज़ करते थे जिसमें रीडर्स को डीप मीनिंग का अंदाज़ा हो जाता है आसानी से, और वो सबटल गेस्चर्स, एक्शंस और सिंबल्स के थ्रू गहरे इमोशंस और थीम्स को भी बयान करते थे। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल राइटिंग का भी यूज़ किया है आपने। हेमिंग्वे ने अपने एक्सपीरियंसेस से इंस्पिरेशन हासिल की, अक्सर अपने कामों को वार, ट्रैवल और एडवेंचर के बारे में फर्स्ट हैंड नॉलेज से मुतासिर किया। उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स, अपनी लाइफ पर बेस्ड नॉवेल्स लिखे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को भी अपने रीडर्स के साथ शेयर किया है। इसका मकसद ये था कि इससे उनकी जो स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी टेलिंग की सदाकत और विविडनेस में हेल्प मिलती है। हेमिंग्वे 2 जुलाई 1961 के अंदर कैचम इडाहो में अपने घर में एक शॉटगन के जख्म से खुदकुशी कर ली थी। हेमिंग्वे की वाइफ मैरी जो है, उन्होंने उसे अपने घर के बाहर मुर्दा पाया और जब उन्होंने उनको देखा
मरे हुए, तो उन्होंने क्या देखा कि उनके पास एक डबल बैरेट 12 गेज शॉटगन पड़ी थी और जिसमें एक चैम्बर डिस्चार्ज हो चुका था। मैरी का कहना है कि हेमिंगवे हथियार साफ करते हुए खुद को हलाक कर बैठे। और ये भी पता चलता है कि हेमिंगवे बहुत डिप्रेस्ड और परेशानी की हालत में रहते थे और 2 मरतबा वो हॉस्पिटल में एडमिट भी हो चुके थे। तो ये था हेमिंगवे की शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन उनकी लाइफ का। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।